सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना नॉन मेटल्स मेटल्स या नॉन मेटल्स के अंदर जो सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, तो वो आज हम कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, तो 11th क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर starts flowing on its surface. Write down the chemical reaction and name one more metal which start flowing after some time when it is immersed in water. तो क्या कह रहा है कि भैया अगर मैंने कैल्शियम को किसके साथ रिएक्ट कराया, आपके वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ये क्या करता है, ये आपके सरफेस के ऊपर फ्लो करने लग जाता है, ये आपके सरफेस के ऊपर फ्लो करने लग जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये चीज आपकी क्यों होती है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मेशन किसकी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ एक गैस निकलती है आपकी, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ये आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है जो आपके लिक्विड से बाहर निकलना चाहती है। समझ में आ गया। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या फॉर्म करती है, आपके बबल्स को फॉर्म करती है, आपके बबल्स को फॉर्म करती है सरफेस के ऊपर। और ये बबल्स क्या होते हैं, आपके आपके मेटल्स के ऊपर वहां पर स्टिक कर जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है ना, ये आपके मेटल के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपका जो मेटल है वो आपके सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है। अगर आपको एक और मेटल का नाम बोला है, तो एक और मेटल का आप नाम ले सकते हैं, या मैग्नीशियम की बात कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम भी आपका जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इनका रीजन क्या है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये आपकी बबल्स की फॉर्म में आपकी लिक्विड से निकलना चाहती है, तो यही आपका इसका रीजन होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि आपको यहाँ पर रीजन देना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो पहले एल्यूमिनियम को कंसिडर करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या भला है। तो आपका ऐसा ऑक्साइड जो आपके एसिडिक की तरह एक्ट करे और आपके बेसिक की तरह भी एक्ट करे। तो मतलब जो ऐसे ऑक्साइड जो आपके एसिडिक और बेसिक की दोनों की तरह एक्ट करे, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊं, तो जो बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो कौन बनाते हैं, आपके मेटल्स। और एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, आपके सर नॉन मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सर आपका यहाँ पर ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो मैंने बता दिया। और अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करूं, तो एल्यूमिनियम क्या है बेटा, आपका इतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, इतना ज्यादा ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है। अब सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब, सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, जो मतलब अगर अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैं उसको बोलूंगा वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। समझ में आया। और अगर जो आपके इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छा डोनेट नहीं करेगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वो इतना अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है। समझ में आ गया। तो एल्यूमिनियम आपका इतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, जिस वजह से आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता इतना अच्छा। मतलब ये करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, बट ये 3 इलेक्ट्रॉन बड़े रो पीट के डोनेट करता है। ठीक है, तो ये आपका एल्यूमिनियम इतना अच्छा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, जिस वजह से ये आपका एसिडिक ऑक्साइड को भी फॉर्म कर लेता है। तो ये आपका इसका रीजन है कि एल्यूमिनियम आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह क्यों एक्ट करता है। फिर आप में से किसी ने पूछा, सर ये समझ में नहीं आया कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी कम क्यों होती है। तो इसका रीजन मैं आपको दे देता हूं। अगर एल्यूमिनियम का अगर आप KLm बनाएंगे, तो क्या आता है 283, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो आपको यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, आपके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होगा, काफी ज्यादा हैवी, उसके आसपास आपके ऐसे शेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो न्यूक्लियस के अंदर अभी आपके 13 प्रोटॉन है, और यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में 13 इलेक्ट्रॉन है। आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए।
फिर आपने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। आपको अब यहाँ पर जो 13 पॉजिटिव चार्ज हैं वो आपके 12 इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज आपके 12 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या करा, थोड़ी सी और एनर्जी दी, ज्यादा एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, यानी बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब 12 इलेक्ट्रॉन की जगह आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो मतलब आप सोचो कि एक एक 13 आपके 11 बच्चे क्लास में बैठे हैं और 11 बच्चे आपके एग्जाम दे रहे हैं, और आपके एग्जामिनेशन हॉल में 13 टीचर्स मौजूद हैं। तो एक बच्चे के ऊपर एक एक टीचर तो मौजूद है, प्लस 2 टीचर आपके एक्स्ट्रा सुपरविजन कर रहे हैं। तो वहां पे चीटिंग करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि एल्युमिनियम आपका इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, और इसीलिए ये आपके एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है, यानी ये आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आयोनिक कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। क्यों करते हैं? क्योंकि मोल्टन स्टेट में आपको पता है कि अगर आप अपने खाने वाले नमक को देखें तो खाने वाला नमक आपके सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उस फॉर्म में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। पर अगर आपने उसी खाने वाले नमक को पिघला दिया, यानी मोल्टन स्टेट में लिया है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करता है? क्योंकि मोल्टन स्टेट में आने के बाद आपके जो खाने वाला नमक है वो आपके उसके अंदर आयंस फॉर्म हो जाते हैं, यानी Na+ और Cl- उसके अंदर आपके आयंस मौजूद हो जाते हैं। और ये फिर आयंस क्या करते हैं, ये आयंस आपके मूव कर सकते हैं। अगर ये आयंस आपके इजीली मूव करेंगे, यानी ये क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो आपके ये मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि सर यहाँ पे आपके आयंस फॉर्म हो जाते हैं मोल्टन स्टेट में, और ये फ्री टू मूव होते हैं। अगर आयंस आपके मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर कंडक्ट करेंगे। ये दो क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ पर मैंने करा दिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए। ये वाला सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। तो बस आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे 20 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। बस जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन मुझसे कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पर KLM बनाएंगे तो 2 8 8 2, यानी ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका KLM बनाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा 2 6, तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैल्शियम 2+, और जो आपका ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा, यानी 2-। तो फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जल्दी इसलिए कराया क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के 3 क्वेश्चन मैं आपको पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं। अगला आपको क्या बोला है कि आपको अलॉय ब्रॉन्ज जो होता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं। तो ब्रॉन्ज क्या है, आपका एक तरीके का अलॉय है। ये क्या है, आपका एक तरीके का अलॉय है। अलॉय क्या होता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा मेटल्स मौजूद हो, जिससे आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर कौन कौन से मेटल मौजूद होते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से मौजूद होते हैं, आपका कॉपर और टिन मौजूद होता है। समझ में आ गए? ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन था। आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका एक एक्स मेटल है जिसका ग्रीन कलर की कोटिंग हो रखी है उसके सरफेस के ऊपर। एक एक्स मेटल है जिसने एक्वायर करा है ग्रीन कलर की कोटिंग ऑन इट सरफेस। आपको यहाँ पर उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपकी यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि एक एक्स मेटल है, कौन सा मेटल होता है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की आपकी कोटिंग वहां पे की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो एक्स मेटल है उसका नाम क्या होता है बेटा, कॉपर होता है। और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग, मतलब कॉपर के ऊपर आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन कलर के जो तांबा आपके घर पे मौजूद होते हैं कॉपर का, तो आपने देखा होगा वो ग्रीन ग्रीन कलर का, अगर उसको बहुत टाइम तक रखो तो आसपास ग्रीन ग्रीन कलर जमने लग जाता है। तो वो ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्योंकि कॉपर का वहां पर क्या हो जाता है सर, कोरोजन हो जाता है। इसी वजह से आपकी ग्रीन कलर की यहाँ पर बनने लग जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आइडेंटिफाई द मेटल, हमने मेटल आइडेंटिफाई कर लिया। प्रोसेस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज के लिए, कोरोजन है। अगला क्या पूछा है कि नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कोटिंग फॉर्म बाय द मेटल। तो मेटल आपका कौन सा केमिकल कंपाउंड यहाँ पर बनाता है, तो क्या करता है वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, आपका बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, बेसिक कैल्शियम
सॉरी आपका यहाँ कॉपर है तो कॉपर कॉपर आएगा आपको, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक मिक्सचर की फॉर्म में रहता है और ये आपका यहाँ पर बना लेता है। फिक्र मत करना, ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आपका अपर लेवल का क्वेश्चन रहता है, आपके एनसीईआरटी में भी ये बात नहीं दी थी। अगर मैं पूछूं कि कोरोजन को कैसे बचाया जा सकता है, तो पहली बात अगर आप क्या कर रहे हो, कोरोजन को बचाने के लिए सर उसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दो, टिन की कोटिंग कर दो। दूसरा मेथड क्या है सर, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन भी आप सर यहाँ पर कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज क्या है सर, आप इसकी यहाँ पर पेंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी पेंटिंग होती है कोटिंग की, आप लोगों ने देखा होगा आपके यहाँ पे जाम मस्जिद वगैरह में काफी जगह आपकी कॉपर की कोटिंग हो रही होती है। फोर्थ चीज क्या है सर, कॉपर के अंदर आप क्या करो, आपका ये कॉपर है, इसके अंदर आप कोई और एटम मिक्स करके मतलब इसकी क्या बना दो, इसको एक अलॉय बना दो। तो अगर सर आप अलॉय बना दोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएंगी, तो वहां पे वो कोरोजन नहीं करेगा। आपने कोरोजन के बारे में पढ़ा है, तो यही आपकी सारी चीजें है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्या करना है कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस लिखनी है आपको इनके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम को आपने हीट करा है इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, और आपको वहां पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने एल्यूमिनियम को किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो एल्यूमिनियम का आपने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ ये वाला, ठीक है। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ पर आपसे क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, तो 6 यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और 2 और 2 4। बैलेंसिंग आप लोगों को करनी आती है, तो यहाँ पर इजिली आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम होगा। अगर दूसरे की बात करें कि अगर आपने आयरन को किसके साथ रिएक्ट कराया, स्टीम के साथ, तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने सर आयरन को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अपने वाटर को, वाटर ही तो क्या होती है आपकी, स्टीम होती है। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, आपकी Fe3O4। जब भी आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे आपका Fe3O4 बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये आपका यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर बात किया जाए कैल्शियम विद वाटर की, और आपका व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोइंग इन द वाटर, वही सिंपल है, क्योंकि कैल्शियम के वहां पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके साथ आपकी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिस वजह से वहां पर इजिली फ्लो करता है। और ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपके मेटल के सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाती है हाइड्रोजन गैस, जिस वजह से वो मेटल आपको फ्लोट करता हुआ नजर आता है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया था, जिसका एक और एग्जांपल आपको मैग्नीशियम भी मैंने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराया गया। बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम पाउडर यानी उसके अंदर एल्यूमिनियम मौजूद है, और उसके साथ किसको रिएक्ट करा रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H2SO4। तो यहाँ पे आपको इनकी रिएक्शन लिखनी है। तो आपको पता है किसी भी अगर आपके मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, आपके सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस तो आप इजिली कर ही सकते हो, यहाँ पर 2 लिखा है, इसको बैलेंसिंग आप लोग इजिली कर ही लेना। 2 3 इसका ये 3, और ये 3 लिखा था, 3 इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 दूनी 6 यानी 3 आ गया। तो बहुत सिंपल है, ऐसे आपकी यहाँ पर बैलेंसिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है, H2Na2CO3, और इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप क्या करा रहे हो सर, रिएक्ट करा रहे हो। तो आपको यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन बतानी है कि क्या फॉर्मेशन होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर सर आपका NaCl फॉर्म हो जाता है, आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकलता है, और CO2 आपकी यहाँ पर गैस निकलती। अगर तीसरे वाले की बात किया जाए सर, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो लाइम वाटर क्या होता है आपको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, और जिसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और आपकी वाटर यहाँ से निकल जाता है, और जहां पे आपकी व्हाइट पीपीटी फॉर्म
होने लगती है। इसके अंदर आपने एक और बात पढ़ी थी कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ज्यादा देर अगर आप वहां पर रिएक्ट करा देंगे तो आपकी जो टर्बिडिटी आ रही होती है वो आपकी वॉश आउट भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये तीनों रिएक्शन थी और तीनों रिएक्शन को आप इजीली लिख सकते हैं। अगर इसको बैलेंस करना था, नीचे वाली तो बैलेंस है ही, ये आपकी ऐसे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग? रस्टिंग क्या होती है आप लोगों को पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा प्रोसेस सर जहां पे आयरन के साथ आयरन के आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन बार रिएक्ट करता है और वहां पर क्या बना लेता है आपका फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है, और जिस वजह से आपको वहां पर मॉइस्चर होता है ना, बेसिकली आयरन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ो तो वो आपका क्या करता है, रस्टिंग कर लेता है और अपने ऊपर फेरिक ऑक्साइड की लेयर वहां पे फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रस्टिंग का मीनिंग था। इसकी आपको मैंने बता रखा है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, गैल्वेनाइजेशन के साथ, और दूसरी चीज यहाँ पर जिंक की कोटिंग या फिर पेंटिंग कर दी जाए, तो इसलिए आपके लोहे के दरवाजों को पेंट किया जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, Na2O का बनाना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। बहुत सिंपल है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है, तो KLM बनाओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करके दिखाना। तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसलिए यहाँ पर 2 Na आपके आ जाते हैं, तो इसलिए Na2O लिखा हुआ है। इसी के साथ में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है कि वाई आर आयोनिक कंपाउंड आर यूजली हार्ड? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके इतने हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आपके कैटायन और अनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए आपके जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। आपका जो नमक होता है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और अनायन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रांग होगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ इज दैट द आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इट इन मोल्टन स्टेट? मैंने आपको बताया था कि मोल्टन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोल्टन स्टेट के अंदर आपके आयंस की फॉर्मेशन हो जाते हैं, वो आयंस आपके फ्री टू मूव होते हैं, वो आपके इजीली मूव कर सकते हैं, जिस वजह से आपकी वहां पर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो बहुत इजी था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। देखो जैसे आपको मैग्नीशियम, आपको सोडियम ऑक्साइड बोला, यहाँ पे आप किसकी बात कर ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस आपको एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। अगला क्या लिखा है कि आपके आयोनिक कंपाउंड इतने ज्यादा सॉल्युबल क्यों होते हैं? सिंपल बात है, क्योंकि सर उसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं और आयंस जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है कि वाई एक्वस सोल्यूशन, आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सर उनके अंदर आयंस मौजूद होते हैं, इसी वजह से वो आपके यहाँ पर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। अगर अगली की बात किया जाए तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके एसिड की तरह और बेस की तरह, दोनों की तरह एक्ट कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं इनके अंदर से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है सबसे ज्यादा, तो आपने अभी मुझसे पढ़ा था, एल्यूमिनियम वाला एग्जांपल पढ़ा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो क्या है आपका, एक जनरली एम्फोटेरिक के अंदर कंसिडर किया जाता है। और अगर और मैं बात करूं तो सोडियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी आपका यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आज भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो अगर 10 में से 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और आपको ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and don't forget to subscribe our channel. So thank you so much for watching. Till then, take care. Bye bye.